वहां देख के नोट करो। कल क्या देख रहे थे हम लोग? नहीं नहीं, लास्ट पॉइंट क्या था? अच्छा, ये पॉइंट लिखा था अपन ने। हाँ, हेडिंग लिखी थी। बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि क्या उनको जीवन के बाद, या सॉरी मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास था क्या? था क्या? हाँ। लेकिन हमें उनकी स्क्रिप्ट नहीं पता। लेकिन फिर भी हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ, दे बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ। व्हाई और हाउ? स्टैब्लिश कैसे करेंगे? जैसे हमको कब्र मिले, ग्रेव मिले, और ग्रेव में कुछ सामान रखा हो, थाली, कटोरा, ज्वेलरी, तो किस पर्पज से रखा होगा? भूत? ऐसे नहीं होता है। भूत वगैरह नहीं है। इसके पीछे आर्गुमेंट ये है कि आप मरने के बाद जब दूसरी दुनिया में जीवन जिएंगे तो उसमें ये सामान काम आएगा। ऐसे सोचना है, ऐसे बोलना है। दादी के साथ सामान रख दो, ये लौट के आएंगी सामान लेने। तो रफली दिमाग में रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेव गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेव गुड्स, वी, ये है इनविजिबल इंक, वी conclude that we conclude that IVC people had such belief, IVC people had such belief। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ डेड। यानी कि जो डेड बॉडी है उसको वो कैसे ट्रीट करते थे, उसका वो क्या करते थे। तो इसमें दिमाग में रखना कि यहाँ पर इनके पास में दो टाइप की प्रैक्टिसेस हैं। फर्स्ट है बरियल, और सेकंड है क्रिमेशन। बरियल में क्या होता है? दफना देते हैं, गड्ढा खोदेंगे और आपको उसमें गाड़ देंगे। और क्रिमेशन में क्या होता है? जला दे देंगे। चिता होती है ना, उसमें जला देते हैं। हाँ। तो यहाँ पर ये दोनों प्रैक्टिसेस थी। बरियल में दो और प्रैक्टिसेस थी, या दो, उसके दो सब टाइप्स थे। एक था कंप्लीट और एक था पार्शियल और इनकम्प्लीट। आज क्रिमेशन आप कहाँ देखते हैं? किस समाज के लोग, किस धर्म के लोग क्रिमेट करते हैं? हिंदू। बरियल कौन करता है? और तो इसमें ये बताओ कि कंप्लीट बरियल और पार्शियल बरियल का क्या मतलब? जलाते हैं। ये बताओ कि कंप्लीट बरियल और पार्शियल बरियल में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। मान लो कि आपने एक ग्रेव को एक्सकेवेट किया,
और उस ग्रेव के अंदर जो स्केलेटन है वो इस तरीके से अरेंज्ड है, इस तरीके से रखा हुआ है। और वहीं पर आपने एक दूसरा ग्रेव एक्सकेवेट किया और उसमें यू फाउंड द स्केलेटन इन अ हीप। हीप मतलब ढेर, मतलब ऐसा लग रहा है कि स्केलेटन की हड्डियों को इकट्ठा किया गया और उसको ऐसे गड्ढे में दफना दिया गया। अगर हमको हड्डियों का ढेर मिलेगा, हीप मिलेगा, देन इट इज नोन एज पार्शियल बरियल। और अगर ये वेल लेड आउट है, बिंदास लिटाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट बरियल। आज भी जो पारसी रिलीजन के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक टावर के ऊपर वो एक टावर के ऊपर डेड बॉडी को छोड़ देते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर जो बर्ड्स हैं, जो आपके वो होते हैं ना, वल्चर्स, तो उनको जो फीड अपॉन करना है वो कर लेते हैं। फिर कुछ समय के बाद जो हड्डियां वड्डियां बची पड़ी मिलती हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं और दफना देते हैं। तो ये पार्शियल बरियल है और ये आज भी होता है। तो ध्यान रखना, हमारे पास में हमारे पास में ये नॉलेज है कि ये सिविलाइजेशन है ये बहुत कॉस्मोपॉलिटन थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ डेड को लेकर वेरियस प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी। समझ पा रहे हैं? क्रेमेशन का एविडेंस क्या है? ऐश ऐश्वर्या राय, बताओ बताओ। क्रिमेशन का एविडेंस क्या है? व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ क्रिमेशन प्रैक्टिसेस? ये लोग बॉडी को जला रहे थे, इसके हमें क्या सबूत मिले होंगे? उस टाइम पर शमशान घाट कैसे होते होंगे? ना तो आपके पास सीमेंट था जिससे आप बना रहे होगे, है ना? मतलब आप ये समझो 4,500 साल हो चुके हैं उस बात को। तो उनके पास सीमेंट के प्लेटफॉर्म भी नहीं होंगे, है ना? आज की डेट में शमशान घाट के ऊपर शेड लगा रहता है लोहे का, वो भी आपके पास में नहीं होगा। ये तो खुले मैदान में जला रहे होंगे, तो उसका क्या एविडेंस मिलेगा? अस्थियां नहीं। यहाँ पर आर्गुमेंट ये है कि एविडेंस का ना मिलना ही एविडेंस है। कैसे? मान लो कि इनकी एक सिटी है मेसोपोटामिया, सॉरी, मोहनजोदाड़ो। इनकी एक सिटी है मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो की एरिया के हिसाब से हमने एस्टिमेट निकाला कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी पॉपुलेशन होगी 30,000। तो 30,000 के प्रोपोर्शन में हमको नंबर ऑफ ग्रेव्स मिलनी चाहिए ना। मान लो कि 30,000 पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ ग्रेव्स मिलनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 20,000। मिल कितनी रही हैं? 1,000। बाकी कहाँ गई? जला दी। मतलब मम्मी ने आइसक्रीम रखी थी किचन में, सॉरी फ्रिज में, और मम्मी चली गई ऑफिस, और उस बीच घर में आप थे। मम्मी ने आके देखा आइसक्रीम नहीं है, आप कह रहे हो आपने नहीं खाई, लेकिन आपके अलावा कोई घर में आया भी नहीं। आइसक्रीम रखी थी, आपके अलावा कोई है नहीं, और आप मना कर रहे हो, यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आपकी पिटाई हो सकती है। तो यहाँ पर सबूत ना मिलना ही अपने आप में एविडेंस है कि हमारे पास बरियल प्रैक्टिसेस के जो एविडेंस है वो कम मिले हैं। दैट मीन्स अदर बॉडीज वर क्रिमेटेड, ये है ना? तो कभी अगर इंटरव्यू में आ जाए तो मैनेज कर लेना। लेकिन इनकी जो बरियल प्रैक्टिसेस है उनको देखकर इनके कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक के बारे में पता चलता है। समझ गए? बिलीफ इन लाइफ आफ्टर
डेथ। बस इतना ही है इनका। तो आपको अब समझ में आ गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज कैसी थी और यहाँ पर जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम था वो कैसा था। यानी कि आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि यहाँ के लोग कैसे थे। अब हम थोड़ा सा इनकी कहानी देखेंगे जो हेडिंग्स अपन ने शुरुआत में बनाई थी कि भाई इस सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन उसको मैं बाद में पढ़ा रहा हूं, वो है आपका नॉमनक्लेचर। इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसके नामकरण को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। इसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका नाम है इंडस घग्गर सिविलाइजेशन। कहानी यह है कि हिस्ट्री में एक ट्रेडिशन है कि किसी भी कल्चर, किसी भी सिविलाइजेशन का नाम हम फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट के नाम पर रख देते हैं। किसी भी संस्कृति या सभ्यता की जो पहली साइट खोजी गई, डिस्कवर की गई, दैट सिविलाइजेशन और कल्चर वुड बी नोन बाय दैट नेम ओनली। सो इट इज वेरी सिंपल। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी जो साइट्स हमको देखने को मिली, दे वर लोकेटेड इन इंडस वैली। इसका मतलब क्या कि मोस्ट ऑफ द साइट्स, और वी कैन से मोस्ट ऑफ द earliest discovered sites, they were located in Indus Valley और इंडस रिवर वैली। तो इन्होंने नाम चेंज करके क्या रखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाद में घग्गर, घग्गर का नाम है सरस्वती। बाद में जो साइट्स डिस्कवर हुई, दे वर ऑल्सो लोकेटेड इन घग्गर रिवर वैली। उसका नाम चेंज किया, घग्गर, इंडस घग्गर सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर हमें इसके भी बाहर साइट्स डिस्कवर हुई, जैसे कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, बलूचिस्तान में। तो उसके बेसिस पर हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि नाम क्या रखें। ये नाम नहीं रख सकते क्योंकि बाद में जो साइट्स मिली हैं वो इस रीजन के बाहर हैं। ये नाम भी इनएप्रोप्रिएट समझ में आता है बिकॉज द लेटर साइट्स वर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ दिस रीजन ऑल्सो। तो हम वापस पहुंच गए, इट इज बेटर और मोर एप्रोप्रिएट टू कॉल द सिविलाइजेशन बाय द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या है, पहली डिस्कवर्ड साइट। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन है। जैसे कि आपके उसमें बात होती है ना कि जब संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट सिटिंग हुई थी, तो वहां पर चेयरमैन कौन था, क्यों थे, सिगंते बूढ़ो। क्या करें, सबसे बूढ़ा आदमी कौन है, ये दादा है, आज दादा, परंपरा। सीनियर मोस्ट को उन्होंने ऑटोमेटिकली बना दिया, है ना। तो रफली दिमाग में रखना कि ट्रेडिशन के हिसाब से हम इनके इस नाम को अप्रोप्रिएट मानते हैं। ये बात आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, प्री मेंस में नहीं आएगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहना कहाँ तक सही है, इसको इंडस वैली क्यों नहीं कह सकते, इसको इंडस घग्गर या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों नहीं कह सकते। तो आपको कहना पड़ेगा कि इसके बाहर भी मिली हैं, इसके बाहर भी मिली हैं, और इस वजह से हम क्या बोल देते हैं इसको, क्योंकि हिस्ट्री में ये परंपरा है, कस्टम है, ट्रेडिशन है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट के बेसिस पर उसका नाम रख देते हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है स्टोरी ऑफ डिस्कवरी। लिख लिया था क्या, कुछ छूट गया था, पीछे छूट गया था, लिख लिया था ना, नहीं लिखा था, किस बात पे मना कर रही हूँ, लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था।
देख लिया था। अरे लिखना है ना। इंटरव्यू में संभाल लेना, बाकी सब ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ। तो स्टोरी ऑफ डिस्कवरी में क्या है, हमारे पास कुछ नाम है। एक नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन। दूसरा राय, दूसरा जो स्टोरी बनेगी वो आएगी रेलवे लाइन बिटवीन लाहौर एंड कराची। तीसरा नाम आएगा वो आएगा अलेक्जेंडर कनिंगम। चौथा नाम आएगा चौथा नाम नहीं लिखते, नहीं लिखते चौथा नाम, मेन शीट पे नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो कहानी क्या है कि चार्ल्स मेसन जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का एक सोल्जर है, लेकिन इसने अपनी आर्मी को छोड़ दिया, भाग गया, भगौड़ा बन गया ये। ठीक है। तो जब ये भाग गया तो इसको भागने के बाद एहसास हुआ गलती हो गई। तो वहां पर उस कंपनी में एक नियम था कि अगर कोई ब्रिटिश सोल्जर सेना छोड़ के, आर्मी छोड़ के भाग जाए और उसको फिर वापस आना है, तो उसको तभी माफ किया जाएगा इफ ही इज एबल टू सरेंडर और गिव सम आर्टिफैक्ट ऑफ एंशियंट इंपॉर्टेंस। अगर उसको प्राचीन भारत का या भारत का कुछ भी प्राचीन इतिहास का कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज मिली और वो लाके देगा, तो उसको हम वापस अलाउ कर देंगे, आर्मी को रिज्वाइन करवा देंगे, नहीं तो उसको हम पनिश करेंगे। क्योंकि आर्मी में हम आर्मी डिसिप्लिन के नाम पर इवन गोली भी मार देते हैं। लेकिन चूंकि प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें तो पैसे से या इंटरेस्ट से मतलब है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले इस व्यक्ति ने हड़प्पा का जो माउंट है, हड़प्पा में जो टीला है, माउंट, देखो होता क्या है, जैसे मान लो इट्स अ प्लेन और यहां पर आपने मकान वकान बना रखे थे किसी जमाने में, लेकिन फिर आप छोड़ छाड़ के चले गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके आसपास रेत या मिट्टी जमा होगी, तो ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, एक टीला बन जाएगा, और आसपास के जो गांव के लोग हैं इसको एक टीला ही मानेंगे। हालांकि आसपास के गांव के लोग वहां जानवर भी लेके जाएंगे जो वहां पर चरेंगे, है ना, बकरी बकरी, ऊंट वूंट, गाय भैंस वगैरह। तो उनको मालूम था कि ये टीले में कुछ तो बिल्डिंग्स है पुरानी, लेकिन गांव वाले तो गांव वाले होते हैं, उन्हें क्या करना, खंडर है। तो ऐसे ही चार्ल्स मेसन जब वहां से भागने के बाद ऐसे ही किसी टीले पर, या हड़प्पा में जो टीला है उसके ऊपर ऐसे ही घूम रहा था, तो ऐसे ही वो बैठा बैठा ऐसे ही उसने खोद दिया होगा हाथ से या लकड़ी से ही, कर देते हैं लड़के। ऐसे क्या मतलब, बैठे हैं क्या कर रहे हैं, घास खींच रहे हैं। जैसे आप किसी पार्क में जाओ तो क्या करोगे, आप घास ही निकालोगे। तो ऐसे उसने कुछ किया होगा, तो उसके हाथ में कुछ ऐसे पुराने जमाने का सामान आ गया होगा, तो उसने कंपनी को रिपोर्ट किया। उस समय यह माना गया कि हड़प्पा इज अ टाउन ऑफ द पीरियड ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया था 1325-26 में, तब के समय का ये कोई टाउन है, क्योंकि ये इनको मालूम था कि अलेक्जेंडर ने इस देश में जब अटैक किया था तब कुछ सिटीज को स्टैब्लिश किया था। तो जितनी समझ उतना आपका इंटरप्रिटेशन। मीठा मतलब चीनी, लेकिन मीठा मतलब, नहीं नहीं, एक होता है ना जो मीठे, जो शक्कर से 60 टाइम्स मीठा होता है, सैक्रीन होता है। सैक्रीन जो होता है प्रोटीन होता है, और शुगर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आप सैक्रीन खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो डायबिटीज को दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अपने अलग साइड इफेक्ट्स हैं। तो मीठा मतलब शक्कर, लेकिन मीठे से 60 गुना मीठा करता है सैक्रीन। और आपके ये जो जूस वाले लोग हैं ना, वो वही सैक्रीन डालते हैं और आपकी बॉडी की लंका लगा देते हैं।
संभल के। तो रफली दिमाग में रखना कि इनको ये समझ में आया कि दिस माउंट विच हैज सम monuments or some towns or some artifacts, they must be belonging to the period of Alexander's invasion. इनको समझ में नहीं आया, तो बात आई गई, खत्म हो गई। फिर 1850s में फिर 1850s में रेलवे लाइन जो है कराची और लाहौर के बीच में बिछाई जा रही थी। और हमको मालूम है जब भी रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो वहां पर एज अ बलास्ट, या फिर आपने अगर रेलवे लाइन देखी हो तो पटरियों को जोड़ने के लिए वहां पर स्लीपर्स लगाए जाते हैं। पहले लकड़ी के होते थे, अब वो सीमेंट के होते हैं। देखा है? देखा है, बस समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये रेलवे लाइन है तो इनके नीचे इस तरीके से सीमेंट के ब्लॉक्स होंगे और उनके ऊपर हुक्स होंगे जो इन रेल्स को अपनी जगह पर रखेंगे। और इन सब के नीचे भी क्या होगा? गिट्टी होगी, वो गिट्टी। तो उस बलास्ट को, उस गिट्टी को, जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए इन लोगों ने इस टीले को खोद दिया। इसलिए खोद दिया तो इनको मिले पुराने जमाने के मकान, खंडर मिले, और खंडर में थी ईंटें, इन्हें निकाल ली, अब बिछा दी। जैसे आप क्या करो, आप ये करो कि आप जाओ फोर्ट पे जो पैलेस हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, वहां के पत्थरों को ले आओ और अपना घर बना लो नीचे। हमें क्या, बढ़िया बने बनाए तराशे हुए वो पत्थर मिल गए, हमारा मकान बन गया, किसी का महल था भाड़ में जाए। एक तरीके से इस टाइम पर इन लोगों ने क्या किया है, वी कैन से स्ट्रक्चर्स वर डिस्ट्रॉयड, स्ट्रक्चर्स वर डिस्ट्रॉयड। ये कभी एग्जाम में नहीं आता, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। प्रीलिम्स में आ भी सकता है कि भाई 1850s में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे लाइन को लेड आउट कर रही थी तो उस टाइम पर इन्होंने आईवीसी के साइट को डैमेज किया था। किसको किया था? हड़प्पा को। फिर तीसरी बात आएगी अलेक्जेंडर कनिंघम की। ये कौन है? ये ब्रिटिश कंपनी के एक ऑफिसर हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर हैं और इनको स्पेशल इंटरेस्ट है, इनको अच्छा लगता है किसके बारे में? आर्कियोलॉजी के बारे में स्टडी करने में। मतलब पुराने जमाने का जो कबाड़ होता है उसकी स्टडी इनको पसंद है। तो इनको पता चला कि हड़प्पा में इनको कुछ मिल गया पुराने जमाने का, जे पहुंच गए। तो इन्हें अपनी डायरी में सब नोट किए, सब डिस्क्राइब किए और इन्होंने कोशिश की कि उसको प्रिजर्व किया जाए। ऐसे ही आप चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनकी अपने आप में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है। कनिंघम के कहने पर 1861 में, कनिंघम के कहने पर या उनके जोर देने पर 1861 में गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ एएसआई। ये एग्जाम में आया हुआ है, एमपीपीएससी तक ने पूछा क्वेश्चन है ना, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो ये काम करते रहे। फिर आगे चलकर एक व्यक्ति आएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या करेगा? लॉर्ड कर्जन एक एक्ट पास करेगा, एक बिल पास करेगा, उसको लॉ बना देगा, जिसका नाम होगा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट इन 1904। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट हुआ था हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया है? ये कौन व्यक्ति है? ये क्या है? ये उस समय वाइसरॉय था। ठीक है, 1899 से लेकर 1905। इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 पास किया। इसके बेसिस पर इन्होंने एएसआई को एक लीगल बेसिस दिया
उसको एक वैधानिक आधार दिया और वहां पर इन्होंने जॉन मार्शल को बनाया इसका चेयरमैन। जॉन मार्शल को इसका बनाया चेयरमैन। और फिर जॉन मार्शल की लीडरशिप में जो सर्वेयर्स थे इस डिपार्टमेंट में, उन लोगों ने जाकर स्टडी किया हड़प्पा को और मोहनजोदारो को। इन्होंने मोहनजोदारो और हड़प्पा को स्टडी किया। स्टडी करते करते इनको समझ में आया कि ये तो उससे भी पुराना है। किससे पुराना है? सिकंदर, अलेक्जेंडर के इन्वेजन से भी पुराना है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा में जो स्टडी कर रहे थे उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और मोहनजोदाड़ो में जो स्टडी कर रहे थे उनका नाम था राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि दयाराम साहनी ने पहले इस बात को डिक्लेयर किया कि ये कोई पहले से जानी हुई सिविलाइजेशन नहीं है, इट्स ए न्यू सिविलाइजेशन। और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने भी डिक्लेयर किया कि हाँ हाँ ये वही सिविलाइजेशन है। तो यहां पर अगर डिस्कवरर की बात होगी कि हु डिस्कवर्ड आईवीसी, देन यू हैव टू गो विद 1921 विद दयाराम साहनी। ये एक साल चूक गए। इनको एक साल बाद समझ में आया कि ये पहले से नोन कोई सिविलाइजेशन नहीं है, इट्स ए न्यू। और ये वही है जो हमको हड़प्पा में मिली है। तो ये है इसकी कहानी। तो एग्जाम में वो क्या क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, आपसे पूछ सकता है जॉन मार्शल। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ आईवीसी, और उसमें आपको ऑप्शन में नहीं देगा दयाराम साहनी, देन यू हैव टू गो विद जॉन मार्शल। क्योंकि जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, उस समय उसका हेड कौन है? जॉर्ज मार्शल है। ये लोग इनकी लीडरशिप में ही तो काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, है ना। तो इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें डरना नहीं। अच्छा, एक और मैं क्लियर कर देता हूं इसी कंटेक्स्ट में कि जब भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि यू हैव टू लुक फॉर राइट आंसर, and if right answer is not there, then you have to go for जैसे कि अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अकबर ने जजिया टैक्स कब अबॉलिश किया था? अकबर ने जजिया टैक्स, में बाद में बताऊंगा कब अबॉलिश किया था। नहीं, जजिया क्या होता है बाद में बताऊंगा। लेकिन ऑप्शन में है 1560, 1562, 1569, 1572, और इसका वैसे सही आंसर है 1564। क्या लगाएंगे आंसर? ध्यान रखना, बाद में आप हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर हाई कोर्ट नहीं गए और उसने हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानी तो यू हैव टू गो विद द मोस्ट नियरेस्ट वन। 64 के पास सबसे पास कौन सा है? 62। तो कोशिश करिएगा कि सही आंसर के साथ साथ आप मोस्ट अप्रोप्रिएट को भी देखें, है ना। तो ये अप्रोच भी बना के रखना कि एमसीक्यू में आपको चारों में से जो सही आंसर लग रहा है वो देखना है, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त, अच्छा ये चीज आएगी कब? जब आप क्वेश्चन बैंक ले आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते, नहीं करते ना? करते हैं? नहीं करते। ज्योग्राफी की है? वेरी गुड। नहीं किए तब भी बोलना है की है। नहीं नहीं, बाकियों को समझा रहा हूं। इंटरव्यू क्रैक ऐसे ही होगा। उसको क्या पता कि तुमने क्या किया है, उसको कन्विंस करो कि हाँ किया है। वो कौन सा घर पे आ रहा है? कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर रहे तो भी किया है।
तो ये है डिस्कवरी की कहानी। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की। अब देखो, अगर आप इसके एरिया की बात करो तो एरिया वाइज ध्यान रखना कि जो आईवीसी है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहां पर है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है। अगर आप इसमें कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कंट्रीज हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर आप स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में क्या क्या है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। ये स्टेट्स हैं इसके। कौन नहीं है इसमें? जहां आप बैठे हो वो नहीं है इसमें, एमपी नहीं है, बी केयरफुल। फिर इसके हम एरिया की बात करें तो एरिया में ध्यान रखना कि इसका एरिया या जितने बड़े एरिया में इसकी साइट्स मिली हैं वो है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि आप कह सकते हो रफली 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। फिर आप इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक्सपेंस की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये नॉर्थ से साउथ 1400 किलोमीटर की लेंथ में फैला है, और वेस्ट से ईस्ट जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि इट इज स्प्रेडिंग फॉर अलोंग 1600 किलोमीटर्स। ठीक है। फिर इसमें यह भी ध्यान रखना कि जब इसके आप नॉर्दर्न मोस्ट साइट की बात करेंगे तो वो नाम आएगा मांदा। मांदा क्या है? आईवीसी की नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। मांदा क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। ये कहां पर है? ये जम्मू में है। ये किस रिवर के अलोंग है? ये चिनाब रिवर के अलोंग है। और जो सदर्न मोस्ट साइट है उसका नाम है दाइमाबाद, और ये महाराष्ट्र में है, और ये रिवर प्रवरा, रिवर प्रवरा के बैंक्स पर है। प्रवरा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। प्रवरा is tributary of Godavari. So in case in exam you do not find Pravara river, then you have to go for गोदावरी, उसकी वो सहायक नदी है। फिर ऐसे ही जब हम ईस्टर्न या वेस्टर्न मोस्ट साइड की बात करेंगे तो वो है आपका सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर जो है आईवीसी का वेस्टर्न मोस्ट साइट है, और ये पाकिस्तान में है, लेकिन इट इज नियर ईरान बॉर्डर, ईरान के बॉर्डर पर के पास में है। और दूसरी बात, यहां पर जो रिवर है उसका नाम है दाश्क। क्या नाम है? दाश्क। और फिर जब इसके आप ईस्टर्न मोस्ट साइड की बात करेंगे तो उसका नाम है आलमगीरपुर। और ये आपका जो रिवर है, अच्छा ये यूपी में है, और जो रिवर है उसका नाम है हिंडन। और जो हिंडन है वो आपकी रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है। समझ आ रहा है? कितनी फालतू क्लास लग रही है ना? फैक्ट्स ही तो हैं, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? ठीक है।
तो रफली दिमाग में रखना कि आपसे पूछा जा सकता है किन कंट्रीज में इसकी साइट्स अवेलेबल हैं और इसका एरिया कितना है, इसका लेंथ कितना है नॉर्थ से साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, और इसकी नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी है। जैसे आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेगा दायमाबाद, तो दायमाबाद में आप 2 मार्क्स में क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, इट इज द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी located along the banks of river, हाँ, प्रवरा इन महाराष्ट्र। ऐसे लिखना है, ठीक है। या फिर सिंपल लिख सकते हो आप, दायमाबाद लिखा, ऐसे फ्लो चार्ट का एरो बनाया, ऐसे लिखना सदर्न मोस्ट साइट, सदर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी, बैंक्स ऑफ रिवर चिना सॉरी प्रवरा और स्टेट महाराष्ट्र। सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, उसको साफ समझ में आ रहा है कि आपकी 3 बातें लिखी हैं वो स्पष्ट हैं। नंबर ज्यादा देगा विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग इन सेंटेंस, है ना। प्रेजेंटेशन का पूरा खेल रहेगा। तो ये आपकी साइट्स हैं, मतलब ये आपकी साइट्स की शुरुआत है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, फिफ्थ ये हुआ, और इसके बाद में अदर जो साइट्स हैं उनकी बात करेंगे। लिख लिया? आपको इंडिया के मैप की प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। जरूरत ही नहीं है इसकी तो हमें। ये है हड़प्पा, ये है मोहनजोदारो, ये है चन्हूदारो, ये है आमरी, ये है सुतका गेंडोर, ये है बालाकोट। अच्छा, जहाँ पे अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो कश्मीर में, ये बालाकोट अलग है। ये है अल्लाह दीनो, बनाओ बनाओ, अच्छा बन रहा है। रिपीट कर दूं? हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्हूदारो, आमरी, बालाकोट, अल्लादीनो, सुतका गेंडोर। ज्योग्राफी पढ़ चुके हो? लग तो नहीं रहा। कुछ लोगों ने हाँ कहा है। पेपर भी लगा लिए लोगों ने। छोटी छोटी बातें पकड़ रहा है छोटू। ठीक है। तो रफली दिमाग में रखना कि आपको मुश्किल से 8 या 10 सेकंड में इंडिया का मैप बनाना है। बना लेंगे जब सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद और उनको ज्ञान देना होगा, उसके बाद
अभी सीखो। ठीक है भाई, तो ये साइट्स हैं पाकिस्तान की। हाँ हाँ। फिर ये साइट्स है हमारे पास कालीबंगा। ये है रोपड़। ये है चिनाब। फिर ये है धौलावीरा बंगा। ये है देसलपुर। ये है लोथल। ये है रंगपुर। ये है रोजदी। फिर ये है अल्लाह नहीं, आलमगीरपुर। ये है, तीन है यहां पर। एक है राखी गढ़ी। एक है कुनाल। एक है बनावली। देसलपुर इधर है भगत राव। फिर है दायमाबाद। ठीक है, और भी लिखी है क्या मैंने? भगत राव। भगत राव। भगत राव। फिर है इधर मुंडी गाक। और ये है शोरतू घई, सुभाष घई की बड़ी बेटी। ऐसे ही कह रहा हूं। शोरतू घई। शोरतू घई। तूने शोर किया, तू गई। अब इसमें लिखेंगे हम इनके रिवर्स के नाम। ये इसकी जो रिवर है, रिवर बनाते हैं इससे। इसकी रिवर है रावी। किसकी रिवर है रावी? हड़प्पा की। चिनाब क्यों लिखा है? चिनाब तो रिवर है। हाँ, तो मैं पहले जब सही लिख चुका हूं, जब मैं पहले सही लिख चुका हूं, नाउ यू इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट मी। स्लीप वॉकर्स हो क्या? मांदा साइट है, चिनाब रिवर है। ये जो तीनों साइट्स हैं, ये रिवर घग्गर पर लोकेटेड है।
कालीबंगा भी घग्गर पर लोकेटेड है। आलमगीरपुर हिंडन रिवर पर लोकेटेड है। रोपर आपका सतलुज पे लोकेटेड है। मोहनजोदारो, चानुदड़ो, आमरी, ये तीनों की तीनों इंडस पर लोकेटेड हैं। सुतका गेंडोर दाश्क पर लोकेटेड है। बालाकोट और अलादीनो ये पोर्ट टाउन्स हैं, तुम्हारा रिवर नहीं है। ये भी, यहां पर भी कोई रिवर नहीं है। रंगपुर में रिवर का नाम है, लोथल में रिवर का नाम है, क्या नाम है? ओल्डीज, क्या नाम है? लोथल की रिवर का नाम क्या है? भोगवा। खुद लिखे खुदा बाँचे, खुद भी ना बाँच पाए। लोथल की रिवर का नाम है भोगवा और रंगपुर की रिवर का नाम है मादर। इसकी रिवर का नाम है तापी। इसकी रिवर का नाम है प्रवरा। अच्छा, एक एक साइट और है इधर, इसका नाम है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। हाँ बेटा, तापी के नीचे रिवर का नाम है प्रवरा, जो भी लिखा था 5 मिनट पहले। नहीं, वो है तापी, तापी। सुरकोड़ा के ऊपर है धौलावीरा, रोज दी, रोज दी, ROJDI, रोज दी। छोटा सा मैप बनाया है आपने। A4 साइज मैप ले लेना, उसमें प्लॉट कर लेना। बाद में तो बनता ही नहीं है, बाद कभी आया ही नहीं आज तक। आया है क्या? ठीक है। अब इसमें स्टेट्स भी लिख लेना, मोटे मोटे आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये जो स्टेट, ये जो साइड्स है गुजरात में है ना। अब इसमें ट्रिकी क्या है, भगतराव कहाँ है? भगतराव, भगतराव गुजरात में है कि महाराष्ट्र में है? गुजरात में। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। हाँ, इनमें सिर्फ ये है महाराष्ट्र में, ये गुज्जू है, गुज्जू भाई। ये आपका राजस्थान में है कालीबंगा, रोपड़ पंजाब में है। बाकी ये तीनों जो हैं ये आपके हरियाणा में है, ये आपका यूपी में है। और बाकी ये ध्यान रखना कि इस सिविलाइजेशन की साइट्स कितनी हैं? तो अगर किसी किताब में 5 6 10 15 20 50 100 और मिल जाए तो टेंशन मत लेना, है इतनी। है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से काम हो जाएगा आपका। साइट्स, साइट्स को भी पढ़ेंगे हम। अब बात होगी ओरिजिन की। किसकी? ओरिजिन। हटा दूं? इसमें ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में यह कहा गया कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया is responsible for
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईवीसी। तो कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि पीपल ऑफ मेसोपोटामिया केम टू द रीजन ऑफ आईवीसी एंड फाउंडेड आईवीसी अर्बन सेंटर्स, बट सम अदर पीपल से कि दिस इज द आइडिया ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन विच केम फ्रॉम मेसोपोटामिया। दो बातें हो रही हैं, एक मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर आईवीसी को एस्टैब्लिश किया था, दूसरी बात क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन का विचार वहां से आया था, लोग नहीं आए थे। जैसे कि आप आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी को देखा तो विचार आया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, कि पापा आईएएस है। दोनों बातें अलग हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि यहां पर इंस्पिरेशन था। अब इसमें ध्यान रखना कि ये वाली बातें कहने वाले लोग कौन हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि इसमें कहने वाले हैं E.J.H. मैके, E.J.H. मैके। उसके अलावा है D.H. गॉर्डन, D.H. गॉर्डन। और फिर हैं आपके S.N. क्रेमर। याद मत करना, सिर्फ लिख लो। हिस्ट्री याद नहीं करनी है, डे 1 से कह रहा हूं मैं, आपको याद नहीं करना है। क्या करना है फिर, आपने इतना देख लिया, क्लास में पढ़ लिया, घर पे जाके क्वेश्चन लगाना और अपनी मेमोरी को टेस्ट करना कि क्लास में सुनने के बाद कितना क्लिक करता है। वह कोशिश करना बिना देखे आंसर लगाने की, जे नहीं है, जे नहीं है, जे लग रहा है, मार दिया। इस प्रोसेस में आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। ये नहीं क्रेमर 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 ऐसे मत करना, ये तरीका पुराना हो गया है और इससे सिलेक्शन नहीं होते हैं। आपको घर जाके क्वेश्चन लगाने हैं। और मैंने आपको मेंस के 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ अर्बन एस्पेक्ट्स ऑफ आईवीसी, ये आपको लिखना है 200 वर्ड्स में। और दूसरा रिलीजन ऑफ आईवीसी, इसको लिखना है 200 वर्ड्स में। लिख के दिखाओ ना, घर से लिख के लाओ। जो लिखेगा और जो क्वेश्चन लगाएगा एमसीक्यू वाले, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, रटना वटना नहीं है। रटते कब है, नोटिफिकेशन से पहले, सॉरी नोटिफिकेशन के बाद। जब आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन इश्यू हो जाएगा तब लगाओगे यहां चंदन और घोंटना चालू करोगे। उससे पहले समझ विकसित करो। वापस आओ, आइडिया की बात कहने वाला कौन था, मॉर्टिमर व्हीलर। ठीक है, तो इसमें कहानी क्या समझ में आई, ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं पीपल ऑफ मेसोपोटामिया, पीपल ऑफ मेसोपोटामिया फाउंडेड अर्बन सेंटर्स ऑफ आईवीसी। और ये बोलते हैं कि अर्बन सेंटर्स ऑफ आईबीसी were inspired from मेसोपोटामिया। और फिर लास्ट में ये रखिएगा कि दिस आइडिया हैज बीन रिजेक्टेड, कि मेसोपोटामिया के लोगों ने आईवीसी को स्टैब्लिश किया था, ये वाला विचार हमने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करने की वजह क्या है, द स्टार्क डिफरेंसेस, द स्टार्क डिफरेंसेस बिटवीन आईवीसी एंड मेसोपोटामिया। दोनों में जो अंतर है, जो डिफरेंसेस हैं, उनके बेसिस पे ये लग ही नहीं रहा
कि यहाँ पर कोई कनेक्शन भी है अर्बन सेंटर्स को स्टैब्लिश करने के पीछे। तो ये ध्यान रखना, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे कि आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया में क्या होता था, प्रीस्ट किंग होता था, वहां पर अनबर्न्ड ब्रिक्स होती थी और उनका रेशो 3:1 होता था। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो क्यूनिफॉर्म है, एंगुलर है, मतलब अलग है। एंड देयर वाज नो टाउन प्लानिंग। तो इतने जबरदस्त डिफरेंसेस को देखकर हम ये आर्ग्यू कर ही नहीं पा रहे कि ये जो है सेम सेट ऑफ पीपल हैं, है ना। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, ये वाला विचार, ये वाला आइडिया हमने रिजेक्ट कर दिया है। सिंपल है। समझ पा रहे हैं? ऐसे पूछता नहीं है कि विच आर द डिफरेंट थॉट्स अबाउट ओरिजिन ऑफ आईवीसी और ओरिजिन ऑफ अर्बन सेंटर्स ऑफ आईवीसी। आईवीसी का ओरिजिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आईवीसी के अर्बन सेंटर्स का सोर्स क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो समझ ही नहीं आ रहा। अंग्रेज जब इस देश में आए तो उनको ये लगा कि हिंदुस्तान जो इतना बैकवर्ड और इतना फालतू कंट्री है, जिसको हमने कैप्चर कर लिया है, ये इतनी शानदार सिविलाइजेशन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं उस समय में जब हम लोग पत्ते लगाकर घूम रहे थे। वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि जिस टाइम पर हमारे यहाँ जंगल जंगल घूमते थे और कंदमूल यानी कि ट्यूबर्स और फ्रूट्स को एक्यूमुलेट करके अपना जीवन जीते थे हम लोग, उस टाइम पर ये लोग इतने शानदार सिटीज में कैसे रह रहे थे। ये बात हजम नहीं हुई। ये साले इंडियंस, हमारे गुलाम, हमारे स्लेव, इनमें इतनी क्षमता कहां से आई। तो वहां पर उनका जो प्रेजुडिसेस हैं उनकी वजह से ये इंटरप्रिटेशन आया है। और हिस्ट्री में अक्सर ऐसा होता रहता है। हिस्ट्री क्या है? इसमें एक और इंटरप्रिटेशन हम दे सकते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट। क्योंकि वास्तव में क्या हुआ हमें नहीं पता। जो हुआ उसके एविडेंसेस हैं और उनके वाइडली एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशंस ये हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि कल को आईवीसी की स्क्रिप्ट हमने पढ़ ली तो अभी तक जो हम मान रहे थे कि ऐसा था, हो ही ना। ऐसा हो सकता है। तो हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं कि हमने अपना खूंटा गाड़ दिया अब उखाड़ेंगे नहीं, उखाड़ लेंगे। एक समय था जब महात्मा बुद्ध को एक माइथोलॉजिकल फिगर माना जाता था लाइक अदर गॉड्स, लेकिन बाद में जब उनके एविडेंसेस मिले तो हमने माना अरे ये तो हिस्टोरिकल पर्सन है भाई। तो पूरा खेल किस बात का है? एविडेंस के मिलने का और दूसरा डिफरेंट सेट ऑफ इंटरप्रिटेशंस का। हिस्ट्री चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये है मेसोपोटामिया की कहानी। यहां हमें रुकना पड़ेगा। 1 घंटे में समय कम मिलता है ना, बढ़ाना चाहिए ना, सब्जेक्ट कम करने चाहिए। सब्जेक्ट एक कम कर दें? नहीं हो नहीं रहा है, पूछ रहा हूं खाली। लोड क्यों ले रहे हो? अपनी अपनी ओपिनियन दे दो खाली। सब्जेक्ट टाइम बढ़ा सकते हैं क्योंकि टाइम सब्जेक्ट किए कम किए बगैर टाइम नहीं बढ़ा सकते आप। यही आप सभी सब्जेक्ट्स को 1.5 घंटे दे दिया तो 6 घंटे आप तो खत्म हो जाओगे। तो सब्जेक्ट 3 किए जा सकते हैं और हर सब्जेक्ट 3.5 घंटे चल सकता, सॉरी 1.5 घंटे चल सकता है ऐसे। ठीक है, इस बारे में चर्चा की जाएगी, सुझाव दिए जाएंगे। हटा देंगे हिस्ट्री को? आपको हिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही तो हिस्ट्री हटा देंगे? मुझे हटाना असंभव है। नहीं, असंभव क्यों है? ठीक है।